वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, ये है दिव्य एग्जाम का प्लेटफॉर्म। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में बात होगी। ये जो है कि पुलिस के एग्ज़ाम का पहला चैप्टर है हिंदी की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो पॉइंट है इसमें, इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि विश्व की लगभग उस समय 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। कितनी परिवारों में? 13 भाषा परिवारों में 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। 13 भाषा परिवारों में 13वीं ये कह लीजिए, या एक उसमें जो भाषा परिवार था जिसका नाम था भारोपीय भाषा परिवार। भारोपी का अर्थ है भारतीय और यूरोपीय भाषा को मिला के एक परिवार था जिसे भारोपी परिवार कहा गया। अब भारोपी जो परिवार था, इसको मिटा दीजिए, ये भारोपी है। तो भारोपी परिवार की दो शाखाएं थी, यानी उसके दो बेटे थे। एक था सतम, दूसरा था केतुम। तो हम सतम की बात नहीं करेंगे, हम केतुम की बात करेंगे, क्योंकि हम हिंदी के विकास की बात कर रहे हैं। तो केतुम जो था, तो केतुम में ही जो है भारतीय ईरानी भाषा भी आती थी। भारत नहीं, भारतीय ईरानी भाषा आती थी। जो केतुम था भारोपीय का छोटा पार्ट जो था, पहला तो सतम था बच्चा उसका, दूसरा केतुम। जो केतुम भाषा थी, केतुम के अंदर भाषा परिवार था, उसके अंतर्गत ही भारतीय ईरानी भाषा आती थी। अब भारतीय ईरानी भाषा का एक और नाम था आर्य शाखा। ठीक है। अब भारतीय ईरानी भाषा की हम बात करेंगे तो भारतीय ईरानी भाषा की 3 शाखाएं थी। पहला उसका नाम था ईरानी, दूसरे का दरद और तीसरे का भारतीय आर्य भाषा। समझ गए? तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भारतीय आर्य भाषा किस परिवार की भाषा है, तो आप कहेंगे भारतीय ईरानी परिवार की भाषा है। अब भारतीय ईरानी परिवार से किस परिवार का था, तो वो केतुम का था। केतुम किसका है, तो वो भारोपी परिवार का है। ऐसे ऐसे इस सीरीज में जो है कि लिखना है आपको। तो अब आ जाइए कि भारतीय ईरानी की 3 शाखाएं थी, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। अब हम आते हैं भारतीय आर्य भाषा पे। तो भारतीय आर्य भाषाओं में के इस 3500 वर्षों के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अब भारतीय आर्य भाषाओं का जो है इतिहास कितने सालों का रहा? 3500 सालों का रहा। तो इसके इतिहास को 3 भागों या 3 कालों में बांटा गया। अब भारतीय आर्य भाषा की हम बात कर रहे हैं तो 3 कालों में उसको डिवाइड किया गया। उसका 3500 साल का इतिहास रहा। तो पहली जो शाखा थी उसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया, जो 1500 से 500 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व कहा गया। ईसा पूर्व कहा गया। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो इंसिडेंट हुए उन्हें ईस्वी कहा गया। ईस्वी को इंग्लिश में एडी कहते हैं और ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहते हैं। ओके। तो ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, भारतीय, देखो यहाँ पे देख लो कि भारतीय आर्य भाषाओं को के 3500 साल के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 बीसी से 500 बीसी चली। एक बात और ध्यान देना, ऋग वैदिक पीरियड जो इंडिया में चला था वो था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है। उसी समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोली जा रही है हिंदुस्तान में। फिर 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, और इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है, यानी उत्तर वैदिक काल आता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड है 1500 से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 1000 एडी तक। एडी का मतलब ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास का काल है कि 1000 ईस्वी से अब तक। तो अब तक जो भाषाओं का जो इतिहास चल रहा है वो भारतीय आर्य भाषाओं में, पहली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वो समय बीत चुका, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं वो भी टाइम बीत चुका, 1000 एडी तक रहा। अब इस समय हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में चल रहे हैं जो 1000 ईस्वी से आज तक चल रहा है। ठीक। अब देख लीजिए वैदिक संहिताएं जितनी थी, वैदिक जो थे, जो वेदों की बात कर रहे हैं, ऋग वैदिक पीरियड था तो उसमें ऋग्वेद की रचना हुई। फिर उत्तर वैदिक पीरियड से आया, तमाम वेदों की रचनाएं हुई। 4 वेद हैं, आप समझते हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी हैं। उसके बाद तो जो वैदिक संहिताएं थी, यानी वैदिक जो कविताओं की बुक्स थी, उसको 1200 से 900 ईसा पूर्व उसको लिखा गया। 1200 से 900 ईसा पूर्व। और ऋग वैदिक पीरियड कब से कब चल रहा है? वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उस समय वैदिक संहिताएं लिखी जा रही हैं हिंदुस्तान में कि 1200 से 900 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच में। समझ रहे हैं? तो इसी समय
इसी समय बच्चों जो है कि 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा है, और उसी पीरियड में वैदिक संहिताएं भी हिंदुस्तान में लिखी गई। ठीक है, और जिस भाषा में लिखी गई उसी उसी को वैदिक संहिताएं जिस भाषा में लिखी गई उसी को संस्कृत भाषा कहा गया। अब संस्कृत भाषा का रिलेशन देख लीजिए, यहाँ से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आ रही है, क्योंकि 1500 से 500 बीसी, ध्यान रहे उसी टर्म चल रहा है। मध्यकालीन तो 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक आती है, यानी इसका भी 1500 साल कार्यकाल रहा है। ठीक है, इसका 1000 साल कार्यकाल रहा, और ये जो आज से चल रही है 1000 से अब 2000 चल रहा है, तो इसका भी 1000 कार्यकाल हो गया है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों, तो वैदिक संहिताएं की रचनाएं के बारे में हमने आपको बता दिया, तो इसी को जो है संस्कृत कहा गया। और संस्कृत का जो प्रथम प्रयोग वो वाल्मीकि रामायण में आपको दिखता है। रामायण, वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में लिखा गया है। जो रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, ठीक है, मंगल भवन अमंगल हारी, वो रामचरितमानस है, वो अवधि में लिखा गया है, उस तुलसीदास ने उसको लिखा है। अब वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। अब वाल्मीकि रामायण ये पहले आज एक ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत में उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब इस संस्कृत का जो प्रयोग हुआ तो इसके भी दो भाग हुए, एक वैदिक संस्कृत कहा गया, एक लौकिक संस्कृत कहा गया। ठीक बच्चे, तो ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या रखते हैं, पाली को रखते हैं, प्राकृत को रखते हैं, अपभ्रंश। ठीक है, बुद्ध की भाषा, महावीर स्वामी की भाषा और ये अपभ्रंश, ये पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीन को हम बांटते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बच्चों आपकी क्या क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आपको पाली, अपराकृत और अपभ्रंश। ठीक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कब से कब है, 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, एक नोट दिया गया है कि हिंदी भाषा का विकास बच्चों संस्कृत का सिंधु, फारसी में हिंदू हो गया। यानी कि संस्कृत में जो है कि सिंधु, सिंधु जो शब्द है ये संस्कृत में है, इसको जब फारसी में बोला जाता है तो हिंदू यानी स का ह हो गया है। यानी कि सिंधु नदी के पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने, यानी सिंधु के वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उधर के लोग, सॉरी सिंधु तो पाकिस्तान में ही पड़ता है, यानी कि अफगानिस्तान, इराक उधर के लोग, तो वो लोग सिंधु के पश्चिम में है। तो सिंधु के पश्चिम में जो रहने वाले लोग हैं बच्चों, वो सिंधु के पूरब में, देखो एक चीज़ मैप बना दूँ, मान लो ये मान लो इंडिया का मैप है, तो यहाँ से सिंधु फ्लो करे, तो इधर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे, इस सिंधु नदी के पूरब में यानी पूरे इंडिया में रहने वाले लोगों को जो है कि सिंधु के नाम से, यानी सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को सिंधु अर्थात हिंदू कहना स्टार्ट किया, और उनकी भाषा हिंदी कहलाई। यानी सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोग क्या कहलाए, हिंदू कहलाए, और वो जो भाषा बोलते थे उसका नाम हिंदी पड़ा। इसका मतलब संस्कृत में सिंधु क्या बन गया, सिंधु, सिंधु बन गया हिंद, हिंद से बन गया हिंदू, और हिंदू जो भाषा बोलते थे, अब जो भी भाषा बोलते थे उन्होंने कहा कि वो उनकी हिंदी है, तो ये हिंदी बनी। क्योंकि रीजन क्या है ना बच्चों, देखो एक बात बता दूं कि फारसी में, फारसी भाषा के शब्द के प्रारंभ में अगर कभी स आ जाए तो उसकी ध्वनि ह में बदल जाती है। यानी फारसी में कोई शब्द हम बोला जाए, अब मुगलों की राजभाषा फारसी थी जी, मुगल जितने साल इंडिया में हैं, बहुत उसके पहले भी थी, समझ रहे हैं, तो जितने साल शासन किए तो उनकी आधिकारिक राजकीय भाषा यानी राजकाज की भाषा उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। इस समय ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, इस समय डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी है, चलो अच्छी बात है। तो क्योंकि फारसी भाषा के शब्द के प्रारंभ में जो स आ जाता है, अगर किसी फारसी भाषा में अगर प्रारंभ में किसी शब्द के स आ जाए तो उसको ह में पढ़ा जाता है, इसीलिए सिंधु का हिंदू बन गया। हिंदू जो लोग थे भैया, वो जो भाषा बोलते थे उनकी हिंदी हो गई। चलो हिंदी के बारे में और बात करेंगे। हिंदी भाषा के विकास की प्रमुख 3 भाषाओं से हुआ है। अब हिंदी भाषा का विकास किन से हुआ है, तो सौर सैन्य से, अर्धमागधी से, मागधी से, इन 3 प्रमुख भाषाओं से मिलाकर ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो सौर सैनी के ध्यान देना, सौर सैनी में क्या क्या कौन कौन भाषा आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी और पहाड़ी आती है, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, और मागधी में क्या आती है बच्चों, बिहारी आती है। इनको डिटेल करते हैं, आ जाओ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, अब पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, सौर सैनी के अंतर्गत आती है।
उसको ये ध्यान देना। सौर सैनिक के अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी आती है। तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। इसको दक्षिणी नहीं दक्षिणी कहा जाता है, दक्षिणी, समझ गए? ये है। तो जो ये पश्चिमी हिंदी लिखा हुआ है बच्चे ना, ये जो पश्चिमी हिंदी आपकी लिखी हुई है ये सौर सैनिक के अंतर्गत आती है। अब सौर सैनिक के अंतर्गत देखो 3 भाषाएं थी। सौर सैनिक में पश्चिमी हिंदी थी, राजस्थानी थी, पहाड़ी थी। ठीक। अब पश्चिमी हिंदी में देखो क्या क्या आता है। तो पश्चिमी हिंदी में केवल पश्चिमी हिंदी में कह देने से नहीं हो जाएगा, उसमें खड़ी बोली आएगी, ब्रजभाषा आएगी, बांगरू आएगी, बुंदेली आएगी, कन्नौजी आएगी, दक्षिणी आएगी। अच्छा, ये पश्चिमी हिंदी हो गई। और राजस्थानी भी थी उसमें, सौर सैनी में, राजस्थानी और पहाड़ी। तो राजस्थानी के अंतर्गत देख लीजिए क्या है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढोढाड़ी, हड़ौती, हड़ौती है ये बच्चों, मेवाती, मालवी और वांगड़ी, ये है आपके राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ध्यान देना, ये ऑप्शन बना के पूछता है, ठीक है, कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, सॉरी वो सौर सैनिक के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी है। समझ रहे हैं? राजस्थानी है, पहाड़ी है, उसको लिखना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है बच्चों। अब एग्ज़ाम दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। ये दिव्य एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पे यदि आप लगातार लगे रहे तो पुलिस का एग्ज़ाम आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए बच्चों हमारे टेलीग्राम यूपीपी डैश फार दिव्य DIVYA दिव्य एग्ज़ाम, ज़रूर से ज़रूर इसको जो है कि आप क्या करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं इससे रिलेटेड आपको मिलेगा। यहाँ से सिलेक्शन हुआ है बच्चों, अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब इसको कंटिन्यू पढ़ने लगोगे तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार का मैटर है, कैसा दिया जाता है। बातें कुछ भी हो, कड़वी लगेंगी, वही बातें तुम्हारी तुमको सेलेक्ट कराएंगी, टेंशन मत लेना। बाकी जो अगर फुल पढ़ना है, स्लाइड चला देना है, हाँ, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ने हैं, बाद में एग्जाम में सिलेक्शन से बाहर होना है, तो बहुत सारे चैनल पढ़ लो। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। पहाड़ी के अंतर्गत बच्चे, अब पहाड़ी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी ये तीनों सौर सैनी से आती हैं। और जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो हमने बताया कि सौर सैनी से हुआ है। सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी से मिलके हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है। पहाड़ी के अंतर्गत देख बच्चे क्या आता है, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में हमने बताया तो अवधी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 भाषाएं हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। खूब पूछा जाता है, भोजपुरी ऑप्शन में दे देगा, आप जो है गलत करके आ जाते हो। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है। 3 बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बिहार नहीं बिहारी यहाँ होगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है। भोजपुरी, मैथिली और मगही। पूर्वी हिंदी में बस अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है। नोट एक छोटा सा है, देख लो कि हिंदी के विकास में सर्वप्रथम भारोपी भाषा आई, फिर उसके उसका एक छोटा बच्चा था जिसका नाम सतम था, सतम को ही भारतीय ईरानी आई, भारतीय ईरानी से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आई। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या आ गई, संस्कृत आ गई। संस्कृत के बाद बच्चे मध्यकालीन भारत जो है कि भाषा आई, आर्य भाषा। अब मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली आई, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया। अर्थात 5 भाषाओं और 22 बोलियों से मिलके जो है कि हमारी हिंदी का विकास धीरे धीरे हुआ है। ठीक है। अगर नोट की बात की जाए बेटा, उर्दू की बात की जाए, उर्दू बहुत चर्चा में रहता है। उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। 1989 में जो है कि शायद 1989 में जुड़ा है, और नहीं तो उससे पहले केवल हिंदी थी उत्तर प्रदेश की राजकाज की भाषा। अब हिंदी और उर्दू दोनों है। तो उर्दू शब्द का मूल अर्थ है ना शाही या शिविर या खेमा। अरे शिविर, राजाओं का शिविर या खेमा नहीं होता था, माना जाता था। इस भाषा को 17वीं शताब्दी के अंत में प्रयुक्त होने लगा ये खूब। लेकिन उर्दू भाषा के अगर जन्म की बात करोगे बच्चों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही अरबी फारसी के शब्दों समूह में, अरबी फारसी के जो शब्द समूह चलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, उसी में इसको घुसा दिया गया। प्रयोग कराने से उर्दू का उत्पत्ति हुई। उर्दू को हिंदुस्तानी भी कहा गया। ठीक है। क्योंकि उर्दू और हिंदी के मूल अंतर क्या क्या है ये समझ लो। तो उर्दू और हिंदी के मूल अंतर हैं कि उर्दू में अरबी फारसी
किस शब्दावली पे बल दिया जाता है, जबकि हिंदी में संस्कृत या देसी शब्दों पे क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। ठीक, ये तो हो गया है उर्दू और हिंदी में अंतर। एक बात और मैं बता दूं कि हिंदी का मानक जो रूप है, जो आज आप चलते हैं, जो ये मैं हिंदी लिखा हुआ हूँ, या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भाषाएं हैं हिंदी में शुद्ध हिंदी, तो हिंदी का जो मानक रूप है, जो राजकाज की भाषा है जिसको सरकार लिखती है, समझ रहे बच्चों, उसका जो है वो खड़ी बोली से बनी है। किससे बनी है? उसका रूप क्या है? खड़ी बोली ही है, जिसकी 3 शैलियाँ हैं। हिंदी के मानक रूप की कितनी शैलियाँ पूछेगा तो 3 शैलियाँ हैं। ये इसकी हिंदी का जो मानक रूप है उसकी बोली क्या है? खड़ी बोली है, ध्यान देना है। हिंदी के मानक रूप में 3 शैलियाँ, एक हिंदुस्तानी, दूसरी उर्दू, तीसरी हिंदी। हिंदी आपके जानते हैं, उर्दू के बारे में आप जान ही गए, हिंदी उर्दू में भी अंतर हमने बताया। हिंदुस्तानी के बारे में एक थोड़ा सा बड़ी रोचक चीज़ है। पहले मानक हिंदी को देख लो। मानक हिंदी खड़ी बोली का ही रूप है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। कौन? मानक हिंदी का खड़ी बोली रूप, जिसको राजकीय भाषा कहा गया है। राष्ट्रभाषा नहीं, राजकीय भाषा। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा का प्रावधान है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाएं, उसमें हिंदी को भी बच्चों क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका जो है कि स्टेटस है, ये आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना और रटना। ठीक है। हिंदुस्तानी के बारे में देख लो। हिंदुस्तानी भाषा हुआ भाषा है। देखो हिंदुस्तानी, एक चीज़ देख लो, हिंदुस्तानी की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदी के मानक रूप खड़ी बोली का है, लेकिन इसकी 3 शैलियाँ हैं, एक हिंदुस्तानी, एक उर्दू और एक हिंदी। तब आप हम हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानी भाषा की क्वालिटी क्या है? हिंदुस्तानी भाषा जो है वह हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा है। हिंदुस्तानी के बारे में नहीं जानते थे? ठीक है। तो हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा होती है उसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, और यह आम भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, आम बोलचाल के रूप में प्रयोग की जाती है, और यह आसान थी, इसलिए इसको हिंदुस्तानी को विकसित किया गया। अब भारत के 22 भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं बच्चों, तो इनको तो इंटरनेट से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ देख लो। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये सिंधी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, फारसी है, गुजराती है, मराठी की भी देवनागरी है। ठीक है। असमिया है, उर्दू, फारसी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी और संस्कृत। संस्कृत की क्या है? देवनागरी है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आसानी से आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक